वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप आज देख रहे होंगे, आज हमारा जो लेक्चर रहने जा रहा है वो है एलिमेंट्री कैनाल विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर कि भैया न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यूट्रिशन। तो हम कहते हैं न्यूट्रिशन क्या है, हमें फूड से प्राप्त होता है। और फूड हम क्यों लेते हैं? फूड इसलिए लेते हैं ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है प्रॉपर तरीके से हो सके। और फूड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको बताता हुआ चलूं कि फूड के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो एनर्जी गिविंग फूड के नाम से हम जानते हैं। वहीं प्रोटीन की बात करें तो हम बोलते हैं इसको बॉडी बिल्डिंग फूड। और वहीं फैट को अगर हम कहते हैं तो एनर्जी स्टोरिंग फूड के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन्स ये भी क्या है, एक पार्ट है। और याद रखें कि विटामिन्स को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और वहीं मिनरल्स एंड वाटर ये बहुत जरूरी होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। फूड से हमें क्या क्या मिल सकता है ये ध्यान से देखिएगा। फूड हमें क्या करते हैं, देखिए एनर्जी देती है। और एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए एनर्जी कहां से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। मेटल्स फॉर द ग्रोथ, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ये सारे के सारे हमें फूड से ही क्या है प्राप्त होते हैं। तो वाटर यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्या है, रोल प्ले करता है इन ए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो भी डिहाइड्रेशन वगैरह का जो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने का क्या करती है, काम करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपको बना के दिया है। इस चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम दो चीजों के ऊपर क्या है कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा डिस्कशन है वो केवल आपका रहेगा एलिमेंट्री कैनाल, या हम कह सकते हैं गट के बारे में हमारा रहेगा। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहेगा। मतलब कल का जो हम यहाँ पर वीडियो आपको जो प्रोवाइड करेंगे उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले हम माउथ की चर्चा करेंगे, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में हम एनस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये सीक्वेंस भी क्या है आपको याद कर लेना है कि एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है सीक्वेंस की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला आता है यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड की हम क्या है यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में आपको ये बताता हुआ चलूं, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, सॉलिड फूड को इंटेक करता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पर ये फॉलो करेगा। और यहाँ पर 5 डाइजेस्टिव मतलब 5 प्रोसेसेस क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा इंजेशन, फिर आता है डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट में आता है हमारा इजिशन। तो ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है ये है आपका माउथ, और इस माउथ के आपको ओरल कैविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहे हैं सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड, ये सारे के सारे सैलिवरी ग्लैंड्स के क्या है पार्ट्स हैं। और ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज क्या है एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम्स नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में तोड़ने का काम करता है, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेगा फेरिंक्स। फेरिंक्स आपको बताया जाएगा कंप्लीटली डिटेल में कि फेरिंक्स क्या है। और वैसे अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं इट्स ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड पाइप, फॉर द फूड एंड द एयर। फिर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर ईसोफेगस, जिसको हम छोटी क्लासेस के अंदर फूड पाइप के नाम से जानते थे। फिर स्टमक हम पढ़ेंगे। स्टमक के बाद आप देखेंगे ये जो आपको सी शेप की जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम। फिर उसके बाद अंदर जो आपको मिलेगा हम बोलेंगे जिजेनम, और इसके अलावा इलियम। ये तीनों के तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है पार्ट है। हम इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये साथ में आपको यहाँ पर लीवर और गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहे हैं, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। और वही पैनक्रियाज जो जस्ट स्टमक के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉलन। कॉलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन, और लास्ट में सिग्मोइड कॉलन के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें लास्ट में रेक्टम और एनस के बारे में यहाँ पर चर्चा करें।
और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पर मीट कर रही है तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। और वहां से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकली हुई होती है, उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें ये सारी चीजों के बारे में क्या है, जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम सारा का सारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, गट की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि माउथ है, बकल कैविटी है। माउथ का काम क्या होता है कि ये फूड को क्या करेगा, रिसीव करेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। और वहीं बकल कैविटी की बात करें, इसको ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पैलेट जिसको हम रूफ बोलते हैं, टिथ और मस्कुलर टंग क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। पैलेट की अगर बात की जाए तो ये एंटीरियर है ना, आगे की तरफ कैसी होती है, हार्ड प्लेट आपको देखने को मिलेगी, हार्ड पैलेट। और वहीं पीछे की तरफ जो आपको पैलेट देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सॉफ्ट पैलेट क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं टंग की अगर हम बात करते हैं तो टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी के साथ क्या है, ये अटैच होता है, फ्लोर वाले पार्ट से क्या होता है, अटैच होता है, जिसको हम फ्रीनोलम के नाम से हम जानते हैं। और टंग के ऊपर आपको छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस क्या है देखने को मिलते हैं, जिसको हम लिंगुअल पेपिला के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, टंग का भी साइंटिफिक नेम है जिसको हम लिंगुआ कहते हैं, और उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम लिंगुअल पेपिला के नाम से जानते हैं। और यही जो पेपिला है, इनके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है कि भैया ये सॉल्टी है या फिर शुगर, या हम कह सकते हैं मीठापन है या कड़वापन है, बीटर, शो, जो भी है वो आपको क्या है, इन्हीं टेस्ट बर्ड के थ्रू पता चलता है। और वहीं पीछे की तरफ अगर हम बात करते हैं, टंग के पीछे की तरफ, आइदर साइड ऑफ द टंग है ना, टंग के दोनों तरफ टॉन्सिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा, टॉन्सिल्स सभी के प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर क्या, फेरिंक्स। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं तो फेरिंक्स की हम बात करेंगे ना, तो फेरिंक्स क्या है, कॉमन पैसेज है। किसके लिए, तो हम कहेंगे डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंक्स। और जब भी फूड मटेरियल, ध्यान रखिएगा, जब भी फूड मटेरियल हमारा फेरिंक्स से क्या करेगा, पास करेगा, तो जो वहां पे जो कार्टिलेजिनियस जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करती है, ग्लॉटिस वाले रीजन को क्या करती है, क्लोज कर लेती है। तो ग्लॉटिस वाला रीजन कहाँ मिलेगा, ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स को कहते हैं हम, क्या ग्लॉटिस कहते हैं, तो उसको क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से जो फूड है ना वो ट्रैकिया के अंदर नहीं जा पाता। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन अगर पूछे तो हम कहेंगे कि एपिग्लॉटिस क्या करती है, जब भी हम फूड को इनगल्फ करते हैं तो वो विंड पाइप को, मतलब कि ग्लॉटिस वाले एरिया को क्या करती है, क्लोज करने का काम करती है, जिस वजह से जो फूड है हमारा वो विंड पाइप में नहीं जाता, और वो फूड हमारा कहाँ जाएगा, हम कहेंगे हमारे ईसोफेगस के अंदर क्या करेगा, वो मूव करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की हम यहाँ पर चर्चा करें तो हम कहेंगे ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब है, 30 सेंटीमीटर लंबी है, और ध्यान रखिएगा ये कंडक्ट करती है फूड कहां पर, इनटू द स्टमक। पोस्टीरियर पार्ट अगर देखा जाए ईसोफेगस का तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। पोस्टीरियर वाला पार्ट कौन सा, जैसे ये डायग्राम अगर हम बनाएं तो यहाँ पर ये स्टमक है ना, ये स्टमक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देंगे, तो हम कहेंगे इसको गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। सर्कुलर मसल होती है यहाँ पर, और ये कंट्रोल करने का काम करती है दी ओपनिंग एंड ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको स्टमक दिखाई दे रहा होगा, और स्टमक में ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट, यहीं पे वो स्फिंक्टर क्या है, मौजूद था, जो क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है, ताकि जो फूड है वो कंट्रोल फॉर्म में क्या करे, स्टमक के अंदर एंटर करे। स्टमक की शेप आपको याद रखनी है, जी शेप होती है, और मेन फंक्शन यही है कि स्टोरेज करने का काम करता है और डाइजेशन करने में हेल्प करता है। 4 पार्ट में हमने स्टमक को डिवाइड किया है, क्या क्या है, कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। ये 4 रीजन क्या है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर स्टमक के बारे में, तो आप कहेंगे इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फंडस, फिर कार्डिक, फिर बॉडी, और फिर लास्ट में क्या है, पाइलोरिक। आपको ये 4 आपको याद रखने। मेन सेंट्रल रीजन की अगर बात करें तो हम उसका नाम लेंगे क्या, बॉडी, ठीक है भाई। और एंट्रम वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे पाइलोरिक। पाइलोरिक जो स्टमक है वो आगे बढ़ेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को लीड करेगा, और वहां उसको हम बोलते हैं पाइलोरस। वो गार्डेड होती है, वहां पर क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा क्या होती है, गार्डेड होती है। और मैं अगर स्टमक की इनर वॉल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, आपको इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, रूगे। क्या नाम देते हैं, रूगे। ये भी चीजें क्या है, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर
हम देख पा रहे होंगे यहां स्मॉल इंटेस्टाइन की हम चर्चा करें। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे गट का, और गट का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है मतलब 7 मीटर लॉन्ग, और वहीं 2.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ड्यूडेनम जो कि सी शेप होती है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, जियोनम मिडल पार्ट है, और लास्ट में है इलियम जो कि टर्मिनल पार्ट क्या है आपको देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई, और ये होती है म्यूकोसा रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हर विलेज के अंदर क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर एपिथेलियम लेयर। याद रखिएगा जो यहाँ पर भी कौन सी लेयर आपको देखने को मिल रही है एपिथेलियम की, याद रखेंगे ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर एपिथेलियल लेयर, जो क्या प्रोवाइड कराती है, माइक्रोविलाई प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड यहाँ पर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। विलेज जो कंसिस्ट है कैपिलरी नेटवर्क एंड ए स्मॉल लिम्फ वेसल्स लैक्टियल, मतलब ये लैक्टियल बीच में आपको जो देखने को मिल रही है इसको लिम्फ वेसल के नाम से जानते हैं, और इसका मेजर फंक्शन भी है। ये नॉर्मली क्या करता है, ये फैट को, सिंपलर फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जैसे कि फैटी एसिड हो गया है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहां तक क्या है आपको याद हो जाना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो उसमें आपको और डिटेल में, मतलब आपको नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो आएगी जो, उसके अंदर हम डिटेल में आपको बताएंगे किस तरीके से वहां पर फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो ये कितनी लंबी है, तो 1.5 मीटर लॉन्ग। इसमें भी आपको पार्ट देखने को मिलेगा सिकम, कॉलन और रेक्टम, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सिकम की हम बात करते हैं तो ये वेल डेवलप होती है हर्बीवोरस के अंदर। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो घास खाते हैं ना, जो जानवर क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म घास खाने का काम करते हैं उनको क्या कहेंगे, हम हर्बीवोर्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि यही स्मॉल इंटेस्टाइन इंसानों के अंदर क्या होती है, छोटी होती है एज कंपैरिजन टू द हर्बीवोर्स, क्योंकि जो सिकम है वो फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, नॉन फंक्शनल होती है, कोई काम नहीं है उसका। और वहीं कॉलन की अगर बात करें तो कॉलन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। सीक्वेंस से पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। पेल्विक कॉलम जो है आपको ध्यान रखना है, लीड्स टू द रेक्टम, और ये ओपन होती है कहां पर, आउट बाय द एनस। और एनस के अंदर क्या होते हैं, एनल स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि सर्कुलर बॉडी मसल्स के बने होते हैं। और याद रखिएगा कुछ हर्बीवोर्स ऐसी होती हैं जिनमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारा क्या होता है, इन सम हर्बीवोर्स द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। तो इसका मतलब कि बहुत सारे ये जितने भी जो जानवर जो हर्बीवोर्स आपको दिखाई देते हैं तो उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले क्या होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इस वजह से सेलुलोज क्या हो जाता है, उनके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दांतों की, टिथ, क्योंकि माउथ में मुझे बता देना चाहिए था वैसे तो, लेकिन फिर भी हमने अलग से इसको ले लिया है। नेचर या फिर मैं कहूं मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टिथ, उसको हम डेंटिशन के नाम देते हैं। क्या कहेंगे उसको, डेंटिशन कहेंगे। नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टिथ इज कॉल्ड द डेंटिशन। अगर ह्यूमन डेंटिशन की बात करते हैं तो यह है थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफोडोंट। 3 तरीके याद रखिएगा, ह्यूमन डेंटिशन थीकोडोंट भी है, हेट्रोडोंट भी है और डाइफोडोंट भी है। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो दांत है ना हमारे टिथ है वो जॉ सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। जो सॉकेट्स के अंदर क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, दांतों को थीकोडोंट कहा जाता है। वहीं हेट्रोडोंट की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो दांत हैं वो हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं। इनमें आपको इंसीजर्स जो कि कटिंग के लिए यूज होता है, कैनाइंस जो टीयरिंग एंड वियरिंग करने का काम करते हैं, मतलब चीर फाड़ करने का काम करते हैं, जैसे आप गन्ना वगैरह खाते हैं तो कैनाइन की सहायता से ही खाते हैं। प्रीमोलर और मोलर की हम बात करते हैं तो ये मैस्टिकेशन है ना, ये मैस्टिकेशन करने का काम करते हैं, या हम कहें कि ये लार्ज फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए प्रीमोलर और मोलर्स कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है, चिक टिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिक टिथ, विच हैव कस्प, क्योंकि इनमें क्या मिलते हैं आपको, कस्प मिलते हैं, है ना। ऐसे ये इस तरीके से आपको ये कस्प क्या है आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। और वहीं डाइफोडोंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब कि लाइफ टाइम में 2 बार अगर दांत आए, है ना, अगर मान लीजिए कि लाइफ टाइम में 2 बार दांत अपीयर हो रहे हैं, हमारे 2 बार दांत आ रहे हैं, तो उसको डाइफोडोंट कहा जाता है। जैसे कि मिल्क टीथ है ना, डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और इसके अलावा होता है परमानेंट टीथ। तो स्टार्टिंग में तो जो दांत होते हैं वो उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं, और वही रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं।
मिल्क टीथ की जो संख्या है वो लगभग कितनी रहती है, 20 नंबर्स। और ये भी आपको बता देता हूं, ये दूध के जो दांत हैं वो लगभग 6 से 7 महीने में, मतलब जन्म के बाद जो 6 से 7 महीने का जो टाइम होता है तब ये क्या है आपको देखने को मिलते हैं। और ये रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ, 32 इन नंबर, मतलब टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। और कब, कौन सी एज में ये मतलब परमानेंट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो 6 से 7। तो आपसे अगर कोई पूछे 6 से 7 महीने में दूध के दांत क्या है आते हैं, है ना। और वहीं अगर 6 से 7 साल की उम्र अगर हम बात करते हैं तो यही जो मिल्क टीथ हैं वो परमानेंट टीथ की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। और आखिरी के जो 4 दांत हैं उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ बोलते हैं। और ये आपको केवल और केवल 18 साल की एज में क्या है अपीयर होते हुए ये दिखाई देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो हार्ड चीविंग सरफेस है, दांत की जो सबसे हार्ड चीविंग सरफेस होती है वो इनेमल की बनी होती है, ठीक है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट, और आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। डेंटल फॉर्मूला याद रखना है, ये अलग अलग टाइप के जो दांत होते हैं, नंबर ऑफ टीथ होते हैं, उनको क्या करता है, एक्सप्लेन करने का काम करता है। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2123 2123। इसका मतलब क्या है, सबसे ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, और फिर 3 क्या है यहाँ पर मोलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये हाफ जॉ क्या है आपको देखने को मिलता है। और मिल्क डेंटिशन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 2102, क्या याद रखोगे, 2102 अपॉन में 2102 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कुछ हिस्टोलॉजी देख लेते हैं ह्यूमन गट की। ट्रांसफर सेक्शन अगर देखा जाए तो इनको 4 पार्ट में क्या है, 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं सिरोसा, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर होती है, इसको सिरोसा कहा जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर इसके बाद आता है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मस्कुलरिस लेयर क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। फिर थर्ड में आपको सब म्यूकोसा, और लास्ट में आपको म्यूकोसा क्या है देखने को मिलेगी। और बीच में जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है खाली, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट है, मोस्ट एपिथेलियल लेयर है, मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर हम बोलेंगे इसको, है ना। और ये सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या है इनके अंदर पाए जाते हैं। और वहीं सब म्यूकोसा की अगर मैं बात करता हूं तो ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये सबसे पहले आपको बता दूं म्यूकोसा के जस्ट बाहर क्या है, जस्ट आउटसाइड आपको क्या देखने को मिलती है, सब म्यूकोसा। इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पूछ लेंगे बताइए नर्व और ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, तो याद रखना सब म्यूकोसा लेयर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मस्कुलरिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये सब म्यूकोसा से भी बाहर होती है। देखो ये अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो सबसे अंदर वाली क्या है, ये जो लेयर आपको जो नजर आ रही है इसको बोलेंगे म्यूकोसा, फिर इसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, और फिर लास्ट में क्या है, सीरोसा। ये आपको क्या है, 4 लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। इनर क्या है, सर्कुलर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और आउटर आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको देखने को मिलेगी। सीरोसा सबसे बाहर वाली फाइब्रस लेयर क्या है आपको देखने को मिल जाती है। तो ये थे आज का जो टॉपिक था, एलिमेंट्री कैनाल मतलब गट के बारे में था। और इससे रिलेटेड अब जितने भी जो एमसीक्यूज हैं वो आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट वन है और आपके एग्जाम में काम आएंगे सारे के सारे। अगर किसी को ये टॉपिक पहले से ही आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी क्या है कर सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख पा रहे होंगे आप सभी। तो पहला जो क्वेश्चन है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिबल फूड या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, throwing out of non-digestible food substances, या फिर conversion of a complex food substances into the simpler absorbable form। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, टीथ ऑफ द मोस्ट रेप्टाइल्स, याद रखिएगा रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर, दांत आपको ये बताने हैं कि रेप्टाइल और एम्फीबियंस में कैसे होता है। तो याद रखें एक्रोडोंट बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टीथ इज फाउंड इन ह्यूमंस। तो भैया ह्यूमंस के अंदर किस टाइप के टीथ आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कहेंगे थीकोडोंट। कैसे मिलते हैं, थीकोडोंट क्या है आपको देखने को मिलते हैं। ब्यूनोडोंट टीथ अकर्स इन, ब्यूनोडोंट टीथ किसके अंदर पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये है ब्यूनोडोंट किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ह्यूमंस के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिलता है। तो याद रखें ब्यूनोडोंट जो टीथ हैं वो आपको ह्यूमंस के अंदर क्या है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर, कार्निवोर्स है ना जो क्या करते हैं फ्लैश खाने का काम करते हैं, तो
टिथ ऑफ कार्निवोर्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे होते हैं, तो सीकोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, सीकोडोंट, याद रख लीजिएगा। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन एज, ये तो देखते ही आप बता देंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2123 एंड 2123, मतलब अपर हाफ और लोअर हाफ बिल्कुल इक्वल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्राउन ऑफ टिथ इज कवर्ड बाय, जैसे मान लीजिए ये टिथ है और इस टिथ के ऊपर ऐसे क्राउन फॉर्म में क्या होता है, कवर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या नाम देंगे उसको, हम इनेमल नाम देने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बेबी बॉय एज 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? तो बताइए कौन सा टिथ उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2102, है ना, 2102। तो जीरो आप सोच लीजिए क्या है, तो आप कहेंगे प्रीमोलर है सर। क्या है, प्रीमोलर। तो कौन से दांत नहीं मिलेंगे, तो आपका जो 8वें क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है विजडम टिथ आर। विजडम टिथ क्या होते हैं, तो याद रखें सभी के सभी, लास्ट मोलर्स को क्या कहा जाता है, विजडम टिथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम ए परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेसिडुअस टीथ होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं, तो उनमें ना एक दांत एब्सेंट होते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ में क्या होता है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो बताइए वो कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने 8वां जो क्वेश्चन किया था, वो सेम टू सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। तो इसका मतलब 10th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन को अगर हम देखें, चेविंग इज रिक्वायर्ड फॉर। चेविंग क्यों रिक्वायर्ड है, किस लिए रिक्वायर्ड है चेविंग, तो याद रखिए यह इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ फूड, मतलब फूड के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ही चेविंग बहुत जरूरी है, मतलब चबाना बहुत जरूरी है, तभी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा फूड क्या होगा, वहां पर डाइजेस्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसवर्स रूगे अकर ऑन। ट्रांसफर रूगे, आप देखें रूगे कहां पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टमक के अंदर क्या है, आपको देखने को मिलेगा। तो 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ट्रांसवर्स रूगे अकर ऑन। तो याद रखें स्टमक के अंदर क्या है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एपिग्लॉटिस इज मीन्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग। एपिग्लॉटिस इज मीन्ड फॉर प्रोटेक्टिंग। एपिग्लॉटिस किसको प्रोटेक्ट यहां पर कर रहा है, तो याद रखिएगा ये क्या करते हैं, लैरिंग्स फ्रॉम एंट्री ऑफ द फूड, मतलब एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, ताकि जो फूड है वो लैरिंग्स में ना जाके कहां जाए, ईसोफेगस के अंदर जाने का काम करे। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लॉटिस इज ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ। ग्लॉटिस इज ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ डायफ्राम, बकोफेरेंजियल कैविटी, ट्रैकिया या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बकोफेरेंजियल कैविटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रीनुलम इज। फ्रीनुलम क्या है भाई, फ्रीनुलम मैंने आपको बताया था कि जो टंग का बिल्कुल लास्ट वाला एरिया को क्या करता है, कवर करने का काम करता है, मतलब जोड़े रखने का काम कराता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा फोल्ड अटैचिंग टंग। फ्रीनुलम एक फोल्ड है जो टंग को क्या करती है, अटैच कराने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट ऑफ द टंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ स्वीटनेस इज। टिप, मिडल पार्ट, लेटरल एजेस या पोस्टीरियर पार्ट। तो याद रखना है भाई टंग का कौन सा एरिया है जो हमें स्वीटनेस बताने का काम करता है, मतलब हमें स्वीटनेस का पता चलता है। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टिप, है ना। मीठापन कौन बताएगा, तो हम कहेंगे हमारी टिप, सबसे आगे वाला जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो स्वीटनेस बताने का काम करता है। Which among the following is absent in the upper 1/3 part of the esophagus? आपको बताना है इनमें से अपर 1/3 पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ इसोफेगस के अंदर, तो क्या चीज एब्सेंट होती है, तो एब्सेंट होती है यहाँ पर क्या, सारे के सारे, मतलब ये कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑरबैक प्लेक्सिस, मिजनर प्लेक्सिस, सब म्यूकोसा, ये सब के सब क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इन एन एम्प्टी स्टमक, खाली है हमारा स्टमक, द म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड। तो म्यूकोसा जो फोल्ड्स के अंदर थ्रोन होता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, रूगे, विलाई, एल्विलाई या नन ऑफ दीज। सभी आंसर दे सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूगे। नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द। आपको बताना है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड किसको कहा गया है, तो आप कहेंगे HCl को कहा गया है। तो
तो भैया ये बताइए HCl कौन सी सेल्स यहाँ पर सीक्रेट्स करती हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप कहेंगे पैराइटल सेल्स, या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स क्या है आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर ऑक्जेंटिक होता तो ऑक्जेंटिक लिखते हैं, अभी आपको दे रखा पैराइटल, तो पैराइटल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय, पेप्सिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो आपको पता है स्टमक के अंदर होता है पेप्सिन, कौन सिक्रेट करेगा? जाइमोजन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, लीवर या फिर पेनक्रियाज। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 20 का, तो आप कहेंगे जाइमोजन सेल्स क्या करती हैं? पेप्सिन एंजाइम रिलीज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2018 के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन द इरिथ्रोपोइसिस। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस्ट्रिक सेल्स हैं जो इनडायरेक्टली क्या करती हैं? ब्लड सेल्स बनाने का काम करती हैं। गॉबलेट सेल्स, म्यूकोसा सेल्स, चीफ सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा यहाँ पर? पैराइटल सेल्स। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि जो HCl को सीक्रेट कराने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 22, चैम्बर ऑफ रूमिनेंट स्टमक। रूमिनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बफेलो हो गया, जैसे काऊ हो गया ना, रूमिनेंट एनिमल्स की। तो चैम्बर ऑफ रूमिनेंट स्टमक वेयर फूड इज मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड। कहां पर फूड यहाँ मिक्स होता है तो उसका नाम बताना है, कौन से स्टमक के अंदर होता है? तो ओबामेशम या ओमेशम या फिर पेसेल्टेरियम या फिर ह्यूमन। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एबोमेशम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन ए रूमिनेंट स्टमक द रूमन इज द। तो रूमन क्या है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो हम कहेंगे लार्जेस्ट चैम्बर है, ये भी ठीक है। चैम्बर हैविंग सेलुलोज फ्रेगमेंटेशन फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है। चैम्बर हैविंग विलाई विद कॉर्निफाइड सरफेस, ये भी ठीक है। मतलब सारे के सारे आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये क्लियर हो जाएगा। द मिडिल पार्ट बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन का, याद रखिएगा, इसको याद रखना है DJI, है ना। तो मिडिल पार्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? जीजेनम। क्या हो जाएगा? जीजेनम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा है? ड्यूडेनम, सी शेप है, फिर जीजेनम और फिर लास्ट में क्या है? इलियम। क्वेश्चन नंबर 25, तो आपके पास है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हेल्ड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द। तो आप कहेंगे वो कैसे होता है? तो आप कहेंगे मेसेंट्री होता है। कैसा होता है? मेसेंट्री। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हेल्ड ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द मेसेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, 2016 के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। आपको वॉल का नाम बताना भाई। Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? कौन प्रोटेक्ट वहां पर करने का काम करती है? तो आपका जो जवाब हो जाएगा इलियोसिकल वॉल, पाइलोरिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर सेमिल्यूनर वाल्व। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का वो होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये मैं आपको जब लीवर के बारे में बताऊंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, पहले ही डाल दिया ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई नहीं। Question number 27, the secretion of breast bordered cells of intestinal mucosa along with the secretion of goblet cells constitutes succus entericus, chyme, gastric juice या chylomicrons का हम यहाँ पर नाम लेंगे तो हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो सक्कस एंटेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज इंटेस्टाइन लैक्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या नहीं होता? क्वेश्चन ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या नहीं होता? गॉबलेट सेल्स होती है, बिल्कुल होती हैं। एपिग्लोटिक एपेंडेजेस होती है, ये भी होता है। हॉस्ट्रा भी होता है, लेकिन प्लिका सर्कुलरिस नहीं होती। द लार्ज इंटेस्टाइन लैक्स, तो आप कहेंगे प्लिका सर्कुलरिस, ये चीज नहीं होती और बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं? सिक्कम में क्या है ये पाए जाते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन क्योंकि काफी लंबा सेशन हो गया है। द हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अकर्स बिटवीन द। हिपेटिक फ्लेक्सर की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसके बीच में पाया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखें असेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन के बीच में क्या है आपको हिपेटिक फ्लेक्सर क्या है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एम्पुला ऑफ वेटर इज ए कॉमन पैसेज फॉर। एम्पुला ऑफ वेटर इज कॉमन पैसेज फॉर, तो आप कहेंगे ये है बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। बाइल पिगमेंट्स आर हीमोसाइनिन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन या फिर बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। तो आपका याद रखना है बाइल पिगमेंट किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा बिलिरुबिन और बिलिरुबिन दोनों को कहा जाएगा। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय,
इंसुलिन कौन सी सेल सिक्रेट करती हैं? पैनक्रियाज की कौन सी सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करती हैं? तो याद रखिएगा बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। अल्फा सेल्स कौन सी करती हैं? तो याद रखिएगा ग्लूकागन क्या करती है? रिलीज करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 34, particulate matter from the portal circulation is removed by, particulate matter from portal circulation is removed by, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कफर सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कफर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, फूड आफ्टर गेटिंग चर्न इनटू द स्टमक इज कॉल्ड, जो फूड है बाद में स्टमक के अंदर जाके क्या हो जाता है? चर्न हो जाता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलस कहेंगे, काइल कहेंगे, काइम कहेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो 35 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? काइम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स, तो क्या फॉर्म करेंगे भाई? तो आप कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करने का ये काम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रूनर्स ग्लैंड विच सीक्रेट टू हार्मोन्स। याद रखिएगा ड्यूडेनम के पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं जो दो हार्मोन सीक्रेट करने का काम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो बताइएगा कि कौन से दो हार्मोन क्या है ये रिलीज करने का काम करते हैं? तो ये उनका नाम है जी सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये इसको CSK के नाम से हम जानते हैं, है ना? CSK या CCK भी बोल देते हैं, CCK भी बोलते हैं, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये दो हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। आज का ये लास्ट स्लाइड है और ये 3 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम अपने सेशन को आज क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो लास्ट को 13 क्वेश्चंस देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच स्ट्रक्चर एंड इट्स सीक्रेशंस। आपको बताना है कि करेक्टली मैच करना है, कौन से सीक्रेशन बिल्कुल सही है। ब्रूनर ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इंसुलिन रिलीज करती है, बिल्कुल नहीं। गॉल ब्लैडर बाइल सीक्रेट करने का काम करती है, तो आप कहेंगे 38 का जो आंसर है वो ये भी बाइल क्या है? रिलीज नहीं करती है, क्योंकि स्टोर करने का काम करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड लाइसोजाइम एंजाइम भी रिलीज करने का काम करती है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सलाइवरी अमाइलेज के अलावा लाइसोजाइम एंजाइम भी क्या करते हैं? हमारी जो ये सलाइवरी ग्लैंड है सीक्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 39, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। इनिशियल स्टेप बताना है आपको डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस, तो किसके द्वारा होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन, क्योंकि लाइपेज तो फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन रेनिन क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपको बताना है द फूड आफ्टर इट्स पैसेज थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म एन एल्कलाइन फ्लूइड इमल्सन कॉल्ड। देखिए जैसे ही जो फूड है वो पास होता है ना, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म्स एन एल्कलाइन फ्लूइड इमल्सन, तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आ रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा? काइल की फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में क्या है आपको वहां देखने को मिलेगा। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बायो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस चैनल के ऊपर करवाए जाएंगे, और जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये जो क्वेश्चन सीरीज हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से यहाँ पर बैठ के तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कल फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।